गांव में ब्याह कर आने वाली हर दुल्हन को रात में एक कोठरी में ले जाया जाता। फिर गांव के 10 सरपंच भी अंदर चले जाते। उसके बाद उस दुल्हन की चीखें सुनाई देती। एक दिन कृति ने चुपके से कोठरी में झांक कर देखा तो कांप गई, क्योंकि अंदर तो वो सब उस अकेली के साथ। कृति जिस जगह पर रहती है उस गांव में बहुत सारी परंपराएं निभाई जाती हैं, जिनको लेकर उसके गांव वाले बहुत ही ज़्यादा सख्त हैं। लेकिन उसने शुरू से ऐसा ही देखा था कि जो भी परंपराएं थीं वह ज़्यादातर लड़कियों से ही जुड़ी हुई थीं। आज वो अपने गांव की ऐसी ही एक परंपरा के बारे में बताने जा रही है, जिसको लेकर वो बचपन से ही बहुत उत्सुक रही थी, क्योंकि जब भी वह परंपरा निभाई जाती तो कृति की माँ उसे देखने के लिए जाने ही नहीं देती थी, जिस कारण उसके अंदर उस परंपरा को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुकता बढ़ चुकी थी। वो अपने माँ बाप की सबसे छोटी संतान थी। उसकी बहन रिया सबसे बड़ी और उसके बाद उसका भाई मुकेश उससे छोटा था, और सबसे छोटी वो कृति। कृति जब से थोड़ी समझदार हुई थी उसने देखा था कि उसके गांव में जब भी किसी लड़के की शादी होती और उसकी दुल्हन विदा होकर गांव आती तो उसके साथ एक परंपरा निभाई जाती। लेकिन वह परंपरा गांव में कुछ दूरी पर रेत से घिरे एक टीले पर बनी कोठरी में निभाई जाती थी, जिसे देखने उसके गांव के लगभग सभी लोग जाते थे। लेकिन बच्चों को वहां जाने नहीं दिया जाता था, जबकि बाकी की परंपराएं उन्हें बड़े शौक से देखने देते थे। यह बात उसे समझ नहीं आती थी कि ऐसा आखिर उस परंपरा में क्या होता है कि कृति को कृति की माँ जाने ही नहीं देती है। उसने उनसे बहुत बार जिद की, लेकिन उन्होंने उसे हर बार डांट कर बिठा दिया। कृति की माँ उसके और दीदी के साथ बहुत सख्ती बरतती थी। वह उन्हें कभी भी यहाँ वहाँ जाने नहीं देती थी। ऐसा लगता था कि हर वक्त उन्हें अपनी आंखों के आगे ही रखना चाहती है। ज़्यादा कुछ कहो तो कहती कि लड़की जात बड़ी ही नाजुक होती है, अगर जरा सी नज़र हटी तो कोई भी ऊंच नीच हो सकती है, और मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्चियों के साथ कुछ भी ऐसा हो कि उन्हें भी वह सब झेलना पड़े। कृति हर बार कहती कि माँ, अब हम इतने भी छोटे नहीं रहे जितना आपको लगता है, लेकिन वह हर बार उसे डांट देती। पर वो बहुत जिद्दी थी, कितनी भी डांट पड़ जाए लेकिन फिर भी अपनी माँ से बहस करना नहीं छोड़ती थी। उसके गांव में पानी की किल्लत थी, जिसकी वजह से लड़कियों को काफ़ी दूर एक कुएं के पास जाकर पानी लाना पड़ता था। बस वही तो उनके लिए सबसे ज़्यादा सुनहरा मौका होता था, क्योंकि उनके घर वाले वैसे तो उन्हें जरा सा भी वक्त नहीं देते थे। पूरा दिन बस घर के कामों में ही लगाए रहते थे, और बाकी सुबह का वक्त तो स्कूल में निकलता था। कृति की सबसे अच्छी दोस्तों में शिखा, श्रेया और सबिता थी। वो उनके साथ ही मिलकर शैतानियाँ करती थी। जितना उसे जिस चीज़ को करने से रोका जाता उतना ही वो उस चीज़ को करने के लिए उत्साहित हो जाते। कुछ दिनों बाद ही कृति की दीदी का ब्याह तय हो गया, लेकिन उसकी दीदी इन दिनों बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती थी। वो तो यही सोचती थी कि दीदी ना जाने क्यों इतनी परेशान रहती हैं, जबकि ब्याह में तो कितना मज़ा आता है, कितने बढ़िया बढ़िया गहने पहनने को मिलते हैं, बढ़िया बढ़िया कपड़े, ढेर सारी मिठाइयाँ, खूब सुंदर सजने को मिलता है और सब लोग खूब तारीफ करते हैं। लेकिन उसकी दीदी ना जाने क्यों घबराई घबराई सी रहती है। उसने जब उससे पूछा भी तो कहने लगी कि पगली, तू अभी छोटी है, यह सब बातें नहीं समझोगी। उसने कहा, मैं अब इतनी भी छोटी नहीं हूँ, मैं सब समझती हूँ, मुझे बताओ तो सही। लेकिन उसने उसे कुछ भी नहीं बताया। लेकिन एक दिन जब उसकी दीदी अपनी सहेली से कह रही थी कि वह उस परंपरा को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि अगर कहीं उसे कोठरी में ले जाया गया और उसके बाद वह सब नहीं निकला तो फिर उसका क्या होगा। फिर तो गांव के सरपंच उसके साथ बहुत बुरा करेंगे। यह कहकर वह बुरी तरह से रोने लगी और अपनी सहेली के गले लग गई। कृति ने जब यह सुना तो उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर ऐसा क्या किया जाता है कोठरी में। वो भागकर अपनी सहेलियों के पास गई और उन्हें भी पूरी बात बताई। यह सुनकर उसकी सहेलियां भी हैरान रह गईं। बोली, इसका मतलब जरूर कुछ ऐसा होता है जो बड़ा ही अजीब है। कृति ने कहा,
माँ तो हम लोगों को जाने ही नहीं देती, तो पता कैसे चलेगा कि आखिर वहाँ पर होता क्या है। अब हम इतने भी छोटे नहीं रह गए, जब बाकी के गांव वाले परंपरा को देख सकते हैं तो हम क्यों नहीं देख सकते। उसकी सहेलियों ने कहा, इस बार हम भी परंपरा को देखने जाएंगे। यह तय रहा। उस दिन उन सब ने पूरे उत्साह और खुशी के साथ यह तय किया और अपने अपने घर को निकल गए। इधर कृति की माँ उसकी दीदी को बार बार ढांढस बंधा रही थी कि उन्होंने उसे हमेशा अपनी देखरेख में रखा, जिस वजह से उनके साथ कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई है जो उनकी नाक कटे। इसीलिए उन्हें चिंता करने की जरा भी ज़रूरत नहीं है। पर फिर भी ना जाने क्यों उसकी दीदी इतना डर रही थी। कुछ ही दिनों में उसकी दीदी की शादी हो गई और उसे अपनी माँ से सुनने को मिला कि दीदी उस परंपरा में पास हो गई, जिससे कृति की माँ बहुत ज़्यादा खुश थी और गांव में जो औरतें थीं उन्हें भी बड़े ही गर्व से यह बात बता रही थी। लेकिन कृति के पल्ले तो उनकी कोई भी बात पड़ ही नहीं रही थी। धीरे धीरे उसे सिर्फ इतना समझ में आया कि जैसे स्कूल में परीक्षा होती है, इसी तरह से जब ब्याह होता है तो उसके बाद भी एक परीक्षा होती है जिसे पास करना होता है। पर वो यही सोचती थी कि सिर्फ लड़कियों को ही यह परीक्षा क्यों देनी होती है, क्या लड़कों को इस परीक्षा से नहीं गुजरना पड़ता। फिर उसे लगा हो सकता है उसके जीजा जी ने भी परंपरा की परीक्षा दी होगी और वह भी पास हो गए हों। एक दिन उन्हें पता चला कि उनके गांव के हीरालाल काका के बेटे का कुछ ही दिनों में ब्याह है। यह सुनकर तो वो बहुत खुश हो गई। उस दिन जब वो अपनी सहेलियों के साथ पानी भरने गई तो कुएं के पास अपने मटकों को रखकर वो लोग बगल वाले छोटे जंगल में चले गए, जहाँ पर ढेर सारी झाड़ियाँ थीं। उस छोटे जंगल में कोई नहीं जाता था क्योंकि उसमें बहुत ही घनी कटीली झाड़ियाँ थीं, जिनमें अगर कोई जाता तो उसकी पूरी चमड़ी उधड़ जाती। लेकिन उसकी सहेलियां बहुत ही तेज थीं। उन्होंने उन्हें दराती से जगह जगह से काट कर अपना रास्ता बना लिया था, जिसे सिर्फ वो ही पहचानती थी और कोई भी नहीं। और उस जंगल के बीचों बीच में उन्होंने एक छोटी सी खपरेल रख झोपड़ी बना ली थी, जिसमें वो अक्सर तब खेलते थे जब कुएं पर पानी भरने जाते थे। वहां पर उनकी ढेर सारी बातें होती, बड़ी बड़ी योजनाएं बनती। उस दिन भी वो लोग वहीं जाकर बैठ गए। उसने उन्हें यह सूचना दी कि अब उनके गांव में अगली शादी होने वाली है, जिसकी परंपरा को उन्हें हर हाल में देखना है। उन्होंने तय किया कि उस दिन वो सब जल्दी सो जाएंगे और जब उनके घर वाले चले जाएंगे तो वो अपनी जगह पर तकिए को रखकर चादर से ढक देंगे, जिससे अगर बीच में कोई आ भी जाता है तो उसे ऐसा ही लगेगा कि वो ही सो रही है। लेकिन वो अपने घर वालों के घर लौटने से पहले हर हाल में घर लौट आएंगे। अपनी बनाई योजना से वो बहुत ज़्यादा खुश थे और आज वह रात आ चुकी थी जिससे पर्दा उठने वाला था। जैसे ही उनके घर वाले घर से चले गए, वो लोग भी दबे पांव चादर ओढ़ कर निकल लिए। जब वो उस कोठरी के सामने वाली झाड़ियों के पास पहुंची तो उसने देखा कि वहां बहुत बड़ी भीड़ जमा थी। गांव के सभी लोग नीचे बैठे हुए थे और जो उसके गांव के 10 सरपंच थे वह सभी कुर्सियों पर बैठे हुए थे। वहां एकदम रात का सन्नाटा छाया हुआ था। उसके बाद उन्होंने देखा कि जो दूल्हा दुल्हन थे उन्हें उस कोठरी के अंदर भेजा गया और दरवाज़ा अंदर से बंद हो गया। कुछ ही देर के बाद दरवाज़ा एक बार फिर खुला और फिर बाहर बैठी एक बूढ़ी औरत अंदर चली गई। अंदर जाकर उसने भी दरवाज़ा बंद कर लिया। उसके बाद एक बार फिर से वह सन्नाटा पसर गया। यह सब देखकर वो सब बड़े ही हैरान थे कि आखिर यह सब क्या है। फिर कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला तो वो लोग एक बार फिर से चौकन्ने हो गए। वह बूढ़ी औरत अंदर से निकली और सरपंचों में से एक आदमी उठा। वह औरत उनके पास आई और उसने उन्हें कुछ दिखाया, जिसे देख सरपंच बुरी तरह से भड़क गया और फिर उस दुल्हन को लेकर ना जाने क्या उल्टा सीधा बोलने लगे। गांव के बाकी लोग भी बहुत बुरा भला कहने लगे। जो दूल्हा था वह भी बाहर निकल आया और एक एक करके सभी गांव वाले गांव
गांव की तरफ जाने लगे। दुल्हन बेचारी सरपंचों के पैरों पर गिरकर बार बार रो रही थी। उनके आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन वह बड़े ही निष्ठुर होकर खड़े थे। उसकी सहेलियां कहने लगी कि हमारे घर वाले घर को लौट रहे हैं, यहाँ से जल्दी चलो। कृति ने कहा कि लेकिन आगे क्या होगा यह उसे देखना है। आखिर इस दुल्हन को अकेला छोड़कर यह सब कहाँ जा रहे हैं। उसकी सहेलियों ने कहा तू आज हम लोगों को मरवाएगी। उसने कहा चाहे जो भी हो, लेकिन उसे यह सब क्या है जानना ही है। कुछ देर बाद वहां से सब लोग जा चुके थे। उन सरपंचों ने उस दुल्हन को बड़ी ही बेरहमी से पकड़कर कमरे के अंदर खींचा और सभी 10 सरपंच कोठरी के अंदर जाकर दरवाजे को बंद कर लिए। थोड़ी ही देर के बाद उस दुल्हन की चीखें कोठरी के बाहर सुनाई देने लगी, जिन्हें सुनकर उन लोगों की धड़कनें बढ़ गईं और हाथ पैर कांपने लगे। आखिर अंदर उस दुल्हन के साथ वह 10 सरपंच ऐसा क्या कर रहे थे जो वह इतनी बुरी तरह से चीख चिल्ला रही थी। वह बार बार खुद को बचाने की गुहार लगा रही थी, लेकिन उसकी पुकार तो सुनने वाला वहाँ कोई भी नहीं था। उसने अपनी सहेली से कहा कि मैं उस दुल्हन को बचाऊंगी, लेकिन उसकी सहेलियों ने उसे दुल्हन को बचाने नहीं दिया। उससे उसकी दर्द भरी पुकार सुनी नहीं जा रही थी। कृति की सहेलियों ने कहा कि अगर हमने ऐसा कुछ भी किया तो हमारे माँ बाप हमें जिंदा ही गाड़ देंगे, इसीलिए चुपचाप घर चलो। वो अपना मन मार कर घर तो लौट आई, लेकिन कई दिन बीतने के बाद भी उसके दिमाग से उस दुल्हन की चीखें जा ही नहीं रही थीं। गांव में कुछ लोगों के मुंह से उसने सुना था कि वह दुल्हन बदचलन थी। उसने अपने माँ बाप की और अपने ससुराल वालों की नाक कटवा दी। सभी लोग उसकी बहुत बुराई कर रहे थे, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि आखिर उस बेचारी ने ऐसा क्या किया। धीरे धीरे साल बीतने लगे। वो अब पहले से ज़्यादा समझदार हो गई थी। उसके भाई की शादी भी तय हो गई। वो बहुत ज़्यादा खुश थी कि अब कृति के घर में उसकी भाभी आएंगी। जब कृति के घर वाले उसकी भाभी के घर कुछ रस्मों को निभाने गए, तब वो भी पहली बार अपनी भाभी से मिली। पहली बार में ही उसकी होने वाली भाभी से उसकी बहुत अच्छी जमने लगी थी। वह भी कृति की नई सहेली बन गई थी। वो भले पहली बार मिले थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कृति का जन्मों का नाता हो। उसने ढेर सारी बातें की। उसकी भाभी भी अब बहुत खुश थी कि वह जब शादी करके घर आएगी तो वहाँ उसे कृति मिलेगी। अब तो उसे जब भी मौका मिलता वो अपनी भाभी सास से मिलने के लिए चली जाती थी। कुछ ही दिनों में उसके भाई की शादी हो गई और फिर शाम को उसके भाई और भाभी को कहीं ले जाने की तैयारी शुरू हुई। कृति ने अपनी माँ से पूछा कि आखिर आप इन्हें लेकर कहाँ जा रही हो, तो उन्होंने परंपरा वाली परीक्षा की बात की। यह सुनकर कृति के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो अपनी भाभी के संग ऐसा कुछ भी नहीं होने देना चाहती थी। वो तुरंत ही दौड़कर अपनी भाभी के पास गई तो वह पहले से ही रो रही थी। उसने उनसे कहा कि आप फिक्र मत करिए, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। तो वह कहने लगी कि यह लोग किसी भी हाल में नहीं मानेंगे, मुझे इस सब से बहुत डर लगता है। उस दिन उसने अपनी भाभी को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके घर वालों ने उसे जबरदस्ती कमरे में बंद कर दिया और परंपरा की परीक्षा के लिए चले गए। वो उस कमरे में कई घंटे तक रोती चीखती चिल्लाती रही, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई भी नहीं था। कुछ घंटे के बाद जब उसके घर वाले लौट कर आए तो उसकी नज़रें अपनी भाभी शाह को ढूंढ रही थीं, लेकिन वह कृति को कहीं भी नहीं दिखी। जब उसने अपनी माँ से पूछा तो वह भाभी को लेकर बहुत बुरा भला कहने लगी। बोली, उसने तो हमारा मुंह काला कर दिया, वह तो उल्टा थी। वो बुरी तरह से अपनी माँ पर फट पड़ी तो यह देख उसकी माँ ने उसके मुंह पर एक थप्पड़ लगा दिया। उसने भाई से कहा कि आप भी इस सब में शामिल हैं, आपको शर्म नहीं आती, वह आपकी पत्नी थी, आप उसे कहाँ छोड़कर चले आए। लेकिन भाई साहब ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि मुंह लटकाकर चुपचाप कमरे में चले गए। कृति ने अपनी माँ से बार बार पूछने की कोशिश की कि आखिर वहाँ ऐसा क्या हुआ, लेकिन उसकी माँ ने उसे कुछ भी नहीं बताया। जब आधी रात को सब लोग सो
गए तो उसने सोचा कि वो अपनी भाभी को उस कोठरी से बाहर निकाल लाएगी। इसीलिए हिम्मत जुटाकर वो दबे पांव रेत के टीले की तरफ निकल गई। वहां पर इतना अंधेरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था और बहुत तेज हवा चल रही थी। उसे डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन बार बार उसे भाभी की फिक्र सता रही थी। वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती थी। इसीलिए हिम्मत जुटाकर वो कोठरी के पास पहुंची, लेकिन कोठरी का दरवाजा तो खुला पड़ा था। अंदर जाकर जब उसने देखा तो सब कुछ बिखरा पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भयानक तूफान आया हो। वहां पर एक बिस्तर था, वह भी पूरी तरह से उजड़ चुका था। जगह जगह नोचने घसीटने के निशान थे। यह सब देखकर उसके पसीने छूट गए। उसने अपनी भाभी सा को आवाज़ दी, लेकिन उस सन्नाटे में कोई भी नहीं था जो उसे जवाब देता। बहुत देर उसने आसपास अपनी भाभी सा को ढूंढा, पर उसे कोई भी ना मिला। कृति निराश होकर घर वापस लौट आई। कृति ने कई बार अपनी माँ से भाभी सा को ढूंढने के लिए कहा, लेकिन वह तो जैसे पत्थर ही बन चुकी थी। 3-4 दिन बाद वो अपनी सहेलियों के साथ भरी दोपहर में कुएं पर पानी भरने गई। वो सब बहुत उदास थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी भाभी सा आखिर कहाँ चली गईं। अभी वो पानी भर के लौट ही रहे थे कि तभी उन्हें एक बड़े से पत्थर के पीछे से किसी के सिसकने की आवाज़ सुनाई दी। जब वो वहां पहुंची तो हैरान रह गई। वहां और कोई नहीं, कृति की भाभी सा पड़ी हुई थी। उसने जैसे ही उसे देखा, उसके आगे हाथ जोड़ने लगी कि वो उसे बचा ले। कुछ लोग उसके पीछे आ रहे हैं उसे मारने के लिए। जैसे ही उन्होंने यह सुना, वो सब बुरी तरह से घबरा गए। उन्होंने तुरंत ही उसकी भाभी सा को उठाया और झाड़ियों में जो उनकी छुपी हुई झोपड़ी बनी हुई थी, उसी में उनको ले गए। उस झोपड़ी से ज़्यादा सुरक्षित जगह उनके लिए कोई भी नहीं थी, क्योंकि किसी को भी उस झोपड़ी के बारे में आज तक पता नहीं था और उन झाड़ियों में कोई आता भी नहीं था। झोपड़ी में ले जाकर कृति ने अपनी भाभी सा को वहीं बिठाया और पानी पिलाया। उनकी हालत बहुत बुरी थी। जगह जगह से उनके खून निकल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनके साथ जानवरों जैसा सलूक किया है। सारे कपड़े भी फट चुके थे। उसने उनसे पूछा कि आखिर उनकी हालत ऐसी कैसे हुई। उसके बाद उन्होंने उसे जो कुछ बताया, उसे सुनकर तो कृति और उसकी सभी सहेलियों के ऊपर बिजली ही गिर गई। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस परंपरा की परीक्षा में दुल्हनों के साथ ऐसा किया जाता है। कृति अपनी भाभी सा के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपनी एक सहेली से कहा कि वह जल्दी से घर जाकर कुछ खाने का लेकर आए और थोड़ी सी दवा डॉक्टर काका से बनवा कर लाए, जो कृति अपनी भाभी सा के जख्मों पर लगा दे। कुछ देर बाद उसकी सहेली उसकी बताई हुई सभी चीजें ले आई। कृति की भाभी सा अभी भी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वह कहने लगी कि वह लोग उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसने उनसे कहा, अब आप इस गांव में बिल्कुल भी मत रहिए, हम आपको आपके गांव भेज देंगे। उन्हें भी यही ठीक लगा। उन्होंने उनके कपड़े बदलवाए और उन्हें छुपाकर गांव के बाहर ले जाने लगे। वह बेचारी तो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। उन्हें अकेले भेजने का मन तो नहीं था, लेकिन उनकी मजबूरी थी। कृति और उसकी सब सहेलियों ने अपने अपने पैसे इकट्ठे करके उसकी भाभी सा को बस में बिठा दिया और वह पैसे भी उन्हें दे दिए। वह बेचारी अपने घर वापस लौट गई और वो लोग भी अपने घर वापस आ गए। इधर शाम तक गांव में हंगामा मच गया था। कृति ने जब अपनी माँ से पूछा कि आखिर क्या हो गया, तो वह उसकी भाभी का नाम लेकर बुरा भला कहने लगी। बोली, वह अपनी सजा से बचकर कहीं भाग गई है, लेकिन सरपंच भी उसे छोड़ेंगे नहीं, चाहे वह पाताल में ही क्यों ना छुप जाए। यह सुनकर उसकी तो रूह कांपने लगी। उसे लगा कि कहीं वह लोग उसकी भाभी को ढूंढ ना ले। उसे तो समझ ही नहीं आता था कि आखिर यह किस बात की सजा दी जा रही है। धीरे धीरे समय बीता और कृति की भी शादी की उम्र हो गई, तो कृति की माँ ने उसका भी रिश्ता तय कर दिया। जब उसका रिश्ता तय हुआ तो उसकी माँ उसी तरह की बातें कर रही थी जैसी वह उसकी दीदी के समय किया करती थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी।
अब उसे समझ आ रहा था कि उसकी दीदी अपनी शादी के टाइम पर इतना क्यों डर रही थी, क्योंकि जो अब तक बाकी लड़कियों के साथ होता आया था वह उसके साथ भी होगा। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि उस बंद कोठरी में दुल्हनों के साथ क्या होता है, लेकिन जो भी हो डर तो उसे बहुत लग रहा था। जल्दी ही कृति की शादी का दिन आ गया और वो अपने दूल्हे के साथ विदा हो गई। उसे भी रात होते ही अपने दूल्हे के साथ एक कोठरी के सामने ले जाया गया। वहाँ सभी गांव वाले बैठे हुए थे और एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। यह नज़ारा वो पहले भी कई बार अपने गांव में देख चुकी थी। उसके हाथ पैर बुरी तरह से कांप रहे थे। पास बैठे एक सरपंच ने हुक्म किया कि लड़का लड़की को अंदर भेजा जाए। जब वो अंदर गई तो उसके दूल्हे ने दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर उसने उसे बड़े ही आराम से बिस्तर पर बिठाया। वो बहुत ज़्यादा घबरा रही थी, तो उसे देखकर वह मुस्कुराने लगा और बोला, कृति, डरने की कोई बात नहीं है, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। अपने पति की बात सुनकर उसे थोड़ी सी हिम्मत मिली। उसने कहा, सरपंच तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। उसे उसकी बात अभी भी ठीक से समझ नहीं आ रही थी। अचानक से एकाएक उसने एक सफ़ेद चादर ली और अपने घुटने में खुद से ही चोट मार ली। यह देखकर वो बुरी तरह से घबरा गई और उन्हें रोकने लगी कि वह यह सब आखिर क्या कर रहे हैं। उन्हें बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन फिर उन्होंने अपने घुटने का खून उस चादर में लगाया और उसकी तरफ मुस्कुराकर बोला, पगली, तुझे किसी भी तकलीफ से बचाने के लिए मैं कोई भी दर्द झेलने को तैयार हूँ। उस चादर को उन्होंने साइड में रखा और अपने जेब से मलहम पट्टी निकालकर अपनी चोट पर पट्टी कर ली। उसके बाद वह बाहर गए। उन्होंने वह चादर बाहर दे दी, लेकिन अचानक से कुछ ही देर में बाहर कोहराम मचने लगा और बाहर बैठे सभी सरपंच अंदर आकर उसे उल्टा सीधा सुनाने लगे। उसके पति ने जब उन्हें समझाने की कोशिश की तो उन्होंने उसके पति की बुरी तरह से पिटाई कर दी। उसके पति ने उन्हें कई बार समझाने की कोशिश की कि वह खून उनके घुटने का है, लेकिन वह उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। वो भी बुरी तरह से चीख चिल्ला रही थी, लेकिन उन्हें बचाने वाला कोई भी नहीं था। उसके पति के घर वाले उसे जबरदस्ती खींचकर बाहर ले गए और उन सरपंचों ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। अब यह सब शैतानी हंसी हंस रहे थे। वो उनके आगे हाथ जोड़ रही थी, लेकिन उन्होंने उस पर कोई रहम नहीं खाया और फिर उन सब ने एक एक करके उसके साथ वह सब किया जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उसके शरीर से पूरी तरह से जान निकल चुकी थी, लेकिन उन हैवानों की हैवानियत रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जब कई घंटे बीत गए उसके बाद वह सब कोठरी से जाने लगे। उसे लगा कि अब शायद यह उसे छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने अपने आदमियों से कहकर उसे उस कमरे से उठा लिया और फिर वह उसे उठाकर एक अजीब सी जगह ले गए जो किसी जेल के जैसी लग रही थी। अब तो उसकी हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि उससे उठा भी नहीं जा रहा था और इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर वहाँ पर जो पहरेदार थे वह भी उसके साथ अपना खेल खेलते जा रहे थे। वो उनके आगे रोती गिड़गिड़ाती रही, लेकिन किसी ने भी उसकी एक ना सुनी। वह सब उसे बुरी भली सुनाते कि वो एक बदचलन है और फिर उसके साथ वह सब करते। उसका हर दिन उन हैवानों की हैवानियत से जूझ रहा होता। वो अपने पति को रो रो कर याद करती कि उसने तो कहा था कि वह उसकी रक्षा करेगा, लेकिन वह अभी तक क्यों नहीं आया उसे बचाने। उसने अपनी जान लेने की कोशिश भी की, लेकिन उन लोगों ने उसे मरने भी नहीं दिया, क्योंकि अगर वो मर जाती तो वह अपना खेल किसके साथ खेलते। उस पर किसी को भी दया नहीं आ रही थी। धीरे धीरे उसकी हालत किसी जिंदा लाश के जैसी हो गई। वह सरपंच भी हर दिन आते और उसके साथ वह सब करके चले जाते। फिर एक दिन जब उन्हें यह लगा कि अब वो उन सब के किसी काम की नहीं रही, तो उन्होंने उसे ख़त्म करने का आदेश दिया। कृति ने भी अब हार मान ली थी और किस्मत का फैसला समझकर अपनी मौत को मंजूर कर लिया था। वह लोग उसे रात के अंधेरे में किसी सुनसान जगह पर ले जाने लगे और जैसे ही उन्होंने उसे मारने के लिए
अपना हाथ उठाया तभी गोली चलने की आवाज़ आई। उसने अपनी आंखें खोली तो सामने अपने पति को खड़ा पाया। उसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी पुलिस वालों ने आकर उन सबको गिरफ्तार कर लिया। उसके पति ने उसे गले से लगा लिया। उसके भी शरीर पर कई जगह पट्टियां बंधी हुई थीं। पुलिस ने उन सरपंचों को भी गिरफ्तार कर लिया। उसका पति उसे अपने घर ले गया, लेकिन उसके घर वाले कृति को भला बुरा कहने लगे, पर उसके पति ने उसकी बहुत अच्छे से देखभाल की। जब कुछ दिन में वो ठीक हो गई तो उसने अपने पति से पूछा कि आखिर वह सब क्या था। तो उसने बताया कि यह परंपरा सालों से चली आ रही है, जिसमें लड़कियों की शुद्धता की परीक्षा ली जाती है। जो लड़की इस परीक्षा में पास हो जाती है उसे तो अपने जीवन की नई शुरुआत करने का मौका दिया जाता है, लेकिन अगर कोई लड़की इस परीक्षा में फेल हो जाए तो उस पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाकर उस पर ज्यादतियाँ की जाती हैं, जिसका फ़ायदा सरपंच जैसे लोग उठाते हैं। कुछ ही दिनों बाद उसका पति उसे लेकर शहर चला गया, वहीं पर नौकरी करने लगा। वो अब अपने पति के साथ उन सभी रूढ़िवादी परंपराओं की जंजीरों से दूर एक आज़ाद और खुशहाल जिंदगी जी रही है और खुद को बहुत खुश नसीब समझती है कि उसे ऐसा पति मिला। लेकिन वो आज तक यही सोचती आ रही थी कि सारी परंपराएं लड़कियों के लिए ही क्यों है। अगर कोई लड़की उस परीक्षा में फेल हो जाती है तो उसे इतना बुरा भला कहा जाता और उसे ऐसी सजा दी जाती, लेकिन क्या वह सरपंच लड़कियों के साथ जो कर रहे थे वह सब सही था? क्या वो बदचलन नहीं थे? दोस्तों, आज हमारे समाज में शिक्षा का बहुत महत्व है और कई लोग उच्च दर्जे के शिक्षित हैं, लेकिन फिर भी हमारे समाज में कई जगहों पर कई ऐसी परंपराएं हैं जिन्हें वह छोड़ नहीं पा रहे हैं और कई ऐसी परंपराओं की आड़ में लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। लेकिन हमें ऐसी रूढ़िवादी परंपराओं को ख़त्म कर देना चाहिए। इंसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण इंसानियत है और आप एक बेहतर इंसान बने। यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।